हेलो एवरीवन, आई एम रमाकांत शर्मा एंड एमएडी फाउंडेशन की ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनमें हम आपका स्वागत करूँ। तो आज हम जेनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें। 6 नंबर का वीडियो है, आज 6 नंबर का लेक्चर है और इस 6 नंबर के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रभाविता के नियम की जो बात है। हमारा प्रभाविता के नियम में हमने नियम देख लिया था। इसके अलावा हमने प्रभाविता के नियम में एक्सेप्शन मतलब अपवाद स्टार्ट किए थे और अपवादों में जो पहला था पूर्ण प्रभाविता, वो अपूर्ण प्रभाविता इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है, फर्स्ट एक्सेप्शन, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। और उस जो फर्स्ट एक्सेप्शन था अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उसका हमने जीआर और पीआर दोनों कैलकुलेट कर लिए थे। और मैंने आपको स्पेशली एक बात और बताई थी कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अपूर्ण जो प्रभाविता है, इस अपूर्ण प्रभाविता का जीआर और पीआर दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, दोनों समान रहते हैं और हमारा समान भी आया था 1:2:1। ठीक है, तो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंप्लीट हो चुका था, फर्स्ट एक्सेप्शन कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड एक्सेप्शन, दैट इज कोडोमिनेंस या फिर सह प्रभाविता। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। सबको इन्फॉर्म करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, इसके अलावा वीडियो को लाइक भी करो। स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद हम हमारी क्लास को। ठीक है, तो जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। स्टार्ट करो, फटाफट आ जाओ सब लोग। स्टार्ट करते हैं फिर इस क्लास को। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है जिसमें हम कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता और पृथक्करण का जो नियम है उस नियम को यहाँ समझेंगे। ठीक है, मेंडल के जो नियम है, उस मेंडल के नियमों में जो प्रभाविता का नियम है पहला, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। ठीक है, यहाँ पर ये जो पृथक्करण का नियम है, ये पृथक्करण का नियम जो हम सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं सह प्रभाविता के बाद, ये एकमात्र ऐसा नियम है जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है। क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है, एनाफेज फर्स्ट आती है गैमेट फॉर्मेशन के टाइमिंग में, उस समय किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती या मान लीजिए कोई ऐसी डिमॉर्फिज्म नहीं होती जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन क्रिएट हो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडल के किस नियम का अपवाद नहीं है, तो मेंडल के पृथक्करण का नियम या फिर विसंयोजन का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये तीनों एक ही नियम के नाम है। इसका कोई भी अपवाद नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन सिर्फ दो के ही आएंगे, पहला प्रभाविता के नियम का और दूसरा स्वतंत्र अपव्यय के नियम का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन दो के ही एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। पृथक्करण के नियम के कोई भी अपवाद नहीं। ठीक है, तो फटाफट सबको ऐड करो और हम करते हैं क्लास स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था फर्स्ट नियम, कौन सा वाला, प्रभाविता का नियम। ये हमारा था फर्स्ट नियम कल की क्लास में। और इस प्रभाविता का जो नियम है, इस नियम में हमें दो एक्सेप्शन पढ़ने थे, दो अपवाद पढ़ने थे। उनमें से पहला अपवाद था आपका अपूर्ण प्रभाविता वाला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला। और जो दूसरा है आपका वो है कंप्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। ठीक है, ये दो आपके क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। पहला आपका है अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा आपका है सह प्रभाविता। अब इस अपूर्ण प्रभाविता की स्टडी हमने लास्ट क्लास जो थी हमारी, लेक्चर नंबर जो 5 है, वो प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर लेना अगर किसी ने नहीं देखा है तो वहां जाके आप देख लोगे कि भाई अपूर्ण प्रभाविता क्या है, क्या इसका रेशियो है, F2 जनरेशन में क्या मिलता है सारा। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा कोडोमिनेंस या फिर सह प्रभाविता। तो मेंडल के नियम की प्रभाविता के नियम में जो अपवाद है अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, उसमें स्टार्ट करेंगे हम सह प्रभाविता या फिर कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सह प्रभाविता। सह प्रभाविता का इंग्लिश में नाम है कोडोमिनेंस।
ठीक है, सह प्रभाविता या को डोमिनेंस। तो फर्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट बात नाम से ही पता चल रहा है, सह मतलब है साथ साथ, प्रभाविता मतलब है प्रभाव दिखाने वाले। जो अपूर्ण प्रभाविता थी, इस अपूर्ण प्रभाविता में हमने देखा था कि ना तो प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखा रहा है। अब जब प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है तो उसकी मिक्सिंग हो जाती है अप्रभावी लक्षण से, जिससे मिला जुला रूप एक दिखाई दे रहा है आपको F1 जनरेशन में। लेकिन यहां पर दोनों साथ साथ अपना प्रभाव नहीं दिखाएंगे अपूर्ण प्रभाविता में, जबकि सह प्रभाविता में साथ साथ प्रभाव दिखाया जाता है। मतलब है जो अप्रभावी लक्षण होगा वो प्रभावी लक्षण के साथ साथ अपना प्रभाव दिखाएगा। मतलब प्रभावी लक्षण तो अपना प्रभाव दिखाएगा, इसके साथ साथ अप्रभावी लक्षण भी अपना प्रभाव दिखाएगा, जबकि अपूर्ण प्रभाविता में प्रभावी लक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखाया जाता है, जबकि इसमें प्रभावी लक्षण के द्वारा प्रभाव दिखाया जाएगा, लेकिन प्रभावी के साथ साथ और कौन अपना प्रभाव दिखाएगा? अप्रभावी लक्षण। अर्थात जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण साथ साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं तो इसे ही क्या कहा जाता है? सह प्रभाविता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं जो मवेशी होते हैं उनमें त्वचा का रंग, मवेशियों की त्वचा का रंग, ये इसका क्या है? एग्जाम्पल। स्किन कलर ऑफ कैटल, मवेशियों की त्वचा का रंग। जैसे मान लीजिए हमारे पास जनक के रूप में एक लिया हमने कैपिटल बी और एक लिया स्मॉल बी और बी। यहां पर जो कैपिटल बी है उसमें हमने जिस कैटल को या मवेशी को लिया है उसकी त्वचा का रंग कैसा है? ब्लैक या फिर काला। जबकि स्मॉल बी और स्मॉल बी ये जो वाला जनक है, यहां पर जो हम कैटल या मवेशी ले रहे हैं उसकी त्वचा का रंग क्या है? व्हाइट, यानी कि सफेद। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सी पीढ़ी आ चुकी है? ये आ चुकी है आपके पास जनक पीढ़ी या फिर पी मतलब पेरेंटल जनरेशन, जनक पीढ़ी। अब जनक पीढ़ी में हम क्या करवाएंगे? संकरण करवाएंगे। संकरण करवाएंगे मतलब हाइब्रिडाइजेशन या फिर क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाएंगे तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी आपको? F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी मिलेगी? F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी में क्या मिलेगा आपको? F1 पीढ़ी में आपको मिलेगा वही सेम हाइब्रिड मिलेगा, संकर मिलेगा, एक बी इससे आ जाएगा और एक बी इससे आ जाएगा, ये मिल गया आपको हाइब्रिड। अब ये जो हाइब्रिड यहाँ पर मिला है ये कैसा होना चाहिए? या तो मिला जुला रूप हो जाना चाहिए कि वे ब्लैक में अपूर्ण प्रभाविता के अनुसार ब्लैक में व्हाइट मिक्स हुआ तो ये कलर कैसा आ गया? ब्राउन आ गया। ये होना चाहिए किसके अनुसार? अपूर्ण प्रभाविता के अनुसार, कि पूर्ण रूप से ये अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा। ठीक है, जिसके कारण लक्षणों की मिक्सिंग हो गई, ब्लेंडिंग हो गई, इसलिए इसे ब्लेंडिंग भी कहते थे। किसको? अपूर्ण प्रभाविता को। लेकिन अगर हम बात करते हैं सह प्रभाविता की तो ये भी अपना प्रभाव दिखाएगा, इसके साथ साथ इसके द्वारा भी कुछ मात्रा में अपने लक्षणों को दर्शाया जाएगा, जिसके कारण उत्पन्न होने वाली जो प्रथम पीढ़ी होगी, इस प्रथम पीढ़ी में किस प्रकार के मवेशियों की त्वचा का रंग होगा? तो यहां पर त्वचा का रंग होगा कैसा? रोन। रोन मतलब है चितकबरा। ठीक है, तो उत्पन्न होने वाली प्रथम पीढ़ी में जो मवेशी होंगे वही चार होंगे, सारे सेम रहेंगे, सारे के सारे क्या रहेंगे? सेम है, चारों के चारों। ये चार इस प्रकार बनेंगे यहां भी, लेकिन चारों के चारों सेम है, चारों के चारों, इसलिए हमने एक ही लिख दिया है यहां पर। और चारों के चारों त्वचा का रंग कैसा होगा? चितकबरा होगा, मतलब जिन्हें क्या कहा जाएगा? रोन कहा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर F1 पीढ़ी के अंदर आपको किस प्रकार की त्वचा प्राप्त हुई? चितकबरी त्वचा, जिसे हम किस रूप में दिखा रहे हैं? रोन के रूप में। तो ये मिल गई आपको कौन सी पीढ़ी? F1 पीढ़ी। कि ब्लैक मवेशी और व्हाइट मवेशी के बीच जब क्रॉस हुआ तो F1 पीढ़ी में जो कैटल या मवेशी उत्पन्न हुआ उसकी त्वचा का रंग कैसा है? चितकबरा है, जिसे हम किस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं? रोन के रूप में। ठीक है, अब क्या करना है? अब करना है इसमें स्वयं परागण। चूंकि ये कोई पादप नहीं है जिसमें स्वपरागण कर सके, लेकिन इसमें स्वजनन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सेल्फ रिप्रोडक्शन किया जा सकता है, स्वजनन किया जाएगा। तो जब स्वजनन करेंगे तो स्वपरागण की जगह क्या लिख देंगे? स्वजनन, क्योंकि पादप होता तो परागण लिखते हैं यहां पर। ठीक है, तो स्वजनन किया किसमें? F1 पीढ़ी में। तो कौन सी पीढ़ी मिलेगी अब आपको? F2 पीढ़ी।
अब ये बताना है कि F2PD की 4 संतानें कैसी होंगी और उनका GR और PR क्या आएगा। ठीक है, तो फटाफट निकालिए GR और PR किसका, F2PD का। निकालो देखो फटाफट F2PD का GR और PR क्या आएगा। पहले तो F2PD की 4 संतानें कैसी होंगी और उसके बाद इस F2PD का GR क्या आएगा और PR क्या आएगा। ठीक है, आई होप कि आपका निकला होगा। चलो करते हैं इसे। हमने एक बार इसको पूरा हटा देता हूँ। सहप्रभाविता कर रहे थे, सहप्रभाविता में बता दिया कि प्रभावी अप्रभावी लक्षण साथ साथ अपना क्या दिखाएंगे, प्रभाव दिखाएंगे। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, मवेशियों की त्वचा का रंग। जब संकरण करवाया तो F1PD में हमें रोम प्राप्त हुए, मतलब ऐसे मवेशी जिनकी त्वचा का रंग कैसा है, चितकबरा है, वो प्राप्त हुए। तो सेम क्रॉस था, हमने एक तरफ लिया था कैपिटल BB, एक तरफ लिया था स्मॉल BB। इसको हमने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन में हमें क्या मिल गया, रोन मिल गया। ठीक है, अब इसमें हमने स्वजनन करवाया और ये F1PD है, F1PD में हमने स्वजनन करवाया, कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी हमें, F2PD। यहां पर स्वजनन का वही सेम तरीका, क्या बनाएंगे हम, स्क्वायर बनाएंगे, कौन सा वाला, 1/8 स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, ब्लॉक्स बनाएंगे। एक तरफ हमने लिखा, इसका क्रॉस इसी से करना है, एक तरफ लिखा कैपिटल B और स्मॉल b, इसी का हो। दूसरी तरफ भी सेम लिखेंगे, कैपिटल B और स्मॉल b। ये वाला क्रॉस करेगा इसके साथ कैपिटल B, कैपिटल B। ये वाला क्रॉस करेगा इसके साथ कैपिटल B, स्मॉल b। ये वाला क्रॉस करेगा इसके साथ, ये वाला इसके साथ सेम बात है, पहले कैपिटल लिखेंगे उसके बाद स्मॉल लिखेंगे, उसके बाद ये वाला क्रॉस करेगा इसके साथ स्मॉल b और स्मॉल b। तो 4 संतानें कैसी मिली, पहली मिली आपको कैपिटल B, कैपिटल B। दूसरी संतान कैपिटल B, स्मॉल b। तीसरी संतान कैपिटल B, स्मॉल b। और चौथी संतान स्मॉल b और स्मॉल b। यह आपको कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई, F2PD। अब इस F2PD का आपको क्या निकालना है, फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब लक्षण प्रारूप। दूसरा आपको क्या निकालना है, जीनोटाइपिक रेशियो, मतलब है जीन प्रारूप। तो पहले हम बात करते हैं फिनोटाइपिक रेशियो की। फिनोटाइपिक रेशियो मतलब लक्षण प्रारूप, मतलब बाहर से देखने पर कैसा दिखाई देगा, ये बाहर से देखने पर कैसा दिखाई देगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, कैपिटल BB, और कैपिटल B और B किसको प्रदर्शित करते हैं, ब्लैक को। स्मॉल b और b किसको प्रदर्शित करते हैं, व्हाइट को। और कैपिटल और स्मॉल किसको प्रदर्शित करते हैं, रोम को। तो कैपिटल B और B मतलब त्वचा का रंग कैसा होगा इसका, ब्लैक। कैपिटल B स्मॉल b, त्वचा का रंग चितकबरा, रोम। यहां पर कैपिटल B स्मॉल b, त्वचा का रंग रोम, चितकबरा। स्मॉल b त्वचा का रंग व्हाइट। अब बाहर से जब इस कैटल को या मवेशी को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, काला। मतलब एक आपको कैसा दिख रहा है, काला। दो आपको कैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, रोम। दो कैसे दिखेंगे, चितकबरी त्वचा वाले। और एक आपको कैसा दिखेगा, व्हाइट। बाहर से देखने पर ये दिखाई देंगे। ये क्या आ गया इसका लक्षण प्रारूप, 1:2:1, 1:2:1। बात करें अगर हम जीन प्रारूप की, जीनोटाइपिक रेशियो की, आंतरिक संरचना के आधार पर कैसे है। आंतरिक संरचना में मैंने पहले ही बताया था, दो ही चीजें देखनी है, शुद्ध और संकर। ठीक है, अशुद्ध नहीं, शुद्ध और संकर। ये शुद्ध है, ये संकर। लक्षण जब मिल जाता है, एक तो होती है समयुग्मजीय अवस्था, दोनों समान हो, ये भी समयुग्मजीय अवस्था है, ये भी समयुग्मजीय अवस्था है, ये है विषम युग्मजीय अवस्था।
जब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अलग, एक कैपिटल एक स्मॉल, स्मॉल स्मॉल दोनों समान, संयुग्मजीय अवस्था, कैपिटल कैपिटल समान, संयुग्मजीय अवस्था। तो ये दोनों शुद्ध हैं, ये क्या है, संकर है। दो ही अवस्थाएं हो सकती है, या तो शुद्ध हो सकता है या कैसा होता है, संकर हो सकता है, इसके अलावा तीसरी कोई चीज संभव नहीं। ठीक है, तो जब भी हम जीआर निकालेंगे, जीन प्रारूप निकालेंगे, तो हम क्या लेंगे उसका, या तो शुद्ध या संकर हो। अब बताओ शुद्ध ब्लैक कितने हैं, एक शुद्ध ब्लैक है, दो क्या है, संकर, दो क्या है, संकर। ये शुद्ध है, ब्लैक है, लेकिन ये क्या है, संकर, लेकिन क्या है, रोन है, तो संकर ना, तो दो क्या हुए आपके पास, संकर जो रोन है, और एक आपके पास शुद्ध तो है लेकिन कैसा, इस बार सफेद। ये शुद्ध काला है, ये शुद्ध सफेद है, ये दोनों अलग अलग है एक दूसरे से, तो एक शुद्ध सफेद, एक शुद्ध काला, आंतरिक संरचना के आधार पर, और दो क्या है, संकर। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, 1:2:1, यानी कि अपूर्ण प्रभाविता में भी अनुपात 1:2:1 रहता है, चाहे वो जीआर हो चाहे पीआर। सह प्रभाविता में भी चाहे जीआर हो चाहे पीआर हो, क्या रहेगा, 1:2:1। ये है आपकी अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता के दो एग्जांपल हैं, पहला एक तो एंडुलेशन मुर्गे के पंखों का रंग, और दूसरा मिराबिलस जो जलापा है उसके पुष्प का रंग। ये इंपॉर्टेंट है, मिराबिलस जलापा, इसका एक और नाम है कौन सा, 4 o'clock प्लांट। और इसके अलावा एंडुलेशन मुर्गा, एंडुलेशियन, ये एक प्रकार का मुर्गा है, इस मुर्गे के पंखों का रंग। ये दो एग्जांपल तो हैं अपूर्ण प्रभाविता के, और सह प्रभाविता का है त्वचा का रंग। किसकी त्वचा का रंग, मवेशी की त्वचा का रंग। ये हो गया आपका अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। रेशो सेम रहेगा, क्या रहेगा, 1:2:1, चाहे जीआर की बात करें चाहे पीआर की बात करें। तो आपके मेंडल का पहला नियम समाप्त, प्रभाविता के नियम कंप्लीट। प्रभाविता के नियम में अपूर्ण प्रभाविता समाप्त और सह प्रभाविता भी समाप्त, दोनों के दोनों हो गए आपकी बिल्कुल कंप्लीट। एक बार फटाफट थोड़ा सा इसको समराइज कर देते हैं, एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने पढ़ा प्रभाविता का नियम, मतलब वह नियम जिसमें यह बताया जाता है कि जब शुद्ध लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण करवाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाली प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण अपना प्रभाव दिखाएगा उसे प्रभावी लक्षण कहा जाएगा, जो प्रभाव नहीं दिखाएगा उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाएगा। इस नियम को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। ठीक है, प्रभाविता के नियम में हमने क्रॉस किया टीटी और टीटी के बीच, सॉरी स्मॉल टीटी के बीच में, क्रॉस करने के बाद F1 पीडी में हमें संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। इनमें हमने क्या करवा दिया, स्वयंपरागण, और स्वयंपरागण करवाने पर किस प्रकार के पौधे हमें प्राप्त हुए, उसके आधार पर हमने जीआर और पीआर कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने पढ़ा प्रभाविता के नियम के अपवाद। प्रभाविता के नियम के अपवाद में पहला कौन सा है, अपूर्ण प्रभाविता। इसका एक और नाम है कौन सा, ब्लेंडिंग। इसे हमने क्या कहा था, ब्लेंडिंग कहा था। अपूर्ण प्रभाविता का क्या नाम है, ब्लेंडिंग। इसी का एक और नाम है क्या, मिक्सिंग, क्योंकि इसमें लक्षण क्या हो जाते हैं, मिक्स। खोज किसने की, कॉर्ड कोरेंस ने। किस पर की, वही मिराबिलस जलापा पर। ठीक है, तो यहाँ पर मिराबिलस जलापा और एंडुलेशन मुर्गे के पंखों का रंग, ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे अपूर्ण प्रभाविता के। जब हमने इसमें क्रॉस किया, संकरण करवाया, तो हमें पीआर और जीआर दोनों समान प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 1:2:1। बात करें अगर हम सह प्रभाविता की, उसके बाद तो सह प्रभाविता दूसरा पाद, पहला पाद रहेगा अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा पाद रहेगा सह प्रभाविता। सह प्रभाविता जो है कि मुख्य रूप से मवेशियों की त्वचा के रंग के एग्जाम्पल के द्वारा समझाई जाती है, और इसमें जो F1 पीढ़ी में संतानें प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होती हैं, चितकबरे रंग की, मतलब रोम। और जब उनमें स्वजनन करवाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली जो F2 पीढ़ी होगी उसमें एक संतान होगी बिल्कुल ब्लैक, दो संतानें होंगी रोम और एक संतान होगी व्हाइट। जिसके आधार पर जब हमने पीआर और जीआर निकाला, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकाला, तो कितना आया, 1:2:1। तो ये है सह प्रभाविता में लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों समान। अपूर्ण प्रभाविता देख लो, सह प्रभाविता देख लो, दोनों में 1:2:1 ही आएगा। ठीक है, तो आपका अपूर्ण प्रभाविता भी समाप्त और सह प्रभाविता भी समाप्त। उसके बाद आएगा आपका दूसरा नियम। पहला नियम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आएगा आपका दूसरा नियम, जिसे कहते हैं पृथक्करण का नियम।
इसी का एक और नाम है विसंयोजन का नियम। इसी का एक और नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीनों एक ही नाम है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ आइसोलेशन या सेपरेशन। पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, कुछ नहीं है इस नियम में। इस नियम में बस ये है कि जब भी संकरण करवाए जाएंगे तो युग्मक एक दूसरे से अलग होकर, पृथक होकर या विसंयोजित होकर शुद्ध रूप से अपने लक्षणों की क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करता है। बस इसी नियम को क्या कहा जाएगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम, विसंयोजन का नियम या फिर पृथक्करण का नियम। अब ये नियम क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है या इसका कोई अपवाद, पहले ही बता चुका हूं, एकमात्र ऐसा नियम जिसका कोई भी अपवाद नहीं है। मेंडल के प्रभाविता के नियम का भी अपवाद है, स्वतंत्र अपव्यय के नियम का भी अपवाद है, लेकिन पृथक्करण के, विसंयोजन के या युग्मकों की शुद्धता के नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। तो सीधा सीधा नियम पढ़ना है। नियम मैं आपको वैसे बता चुका हूं कि जब भी संकरण करवाया जाएगा शुद्ध लक्षण वाले जनकों के मध्य, तो संकरण के समय युग्मक निर्माण के दौरान दोनों युग्मक जब बनेंगे तो दोनों युग्मक एक दूसरे से पृथक होकर स्वतंत्र रूप से अपनी क्या करेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे, मतलब अपने लक्षणों को दर्शाएंगे। ठीक है, शुद्ध रूप से, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जब बात करेंगे तो तीसरे नियम में आ जाएगा स्वतंत्र अपव्यय का नियम, लेकिन जब वे शुद्ध रूप से अपने लक्षणों को व्यक्त करेंगे तब उसे कहा जाएगा युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, तो इसे पृथक्करण का नियम, क्योंकि युग्मक एक दूसरे से पृथक होते हैं या अलग होते हैं, जिसे विसंयोजन कहा जाएगा। शुद्ध रूप से अपने लक्षणों को दर्शाएंगे, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाएगा। ठीक है, तो ये नियम स्टार्ट करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।